अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2024 का, सेट सी में आया हुआ है क्वेश्चन है। चार कितने नंबर का है बेटा? ये जो आया है मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसको मैंने लिखा हुआ है, और ये टोटल आया है 8 नंबर के लिए आया है। आप देखना क्या 8 नंबर के लिए आया कि क्वेश्चन है भी कि नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में दे रखा है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से हम वसूली खाता बनाएंगे, पूंजी खाता और रोकड़ खाता। अभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले से लिख दिया हूँ ताकि समझाने में इजी लगे। फॉर्मेट आपको पहले से बना लेना है। अब यहाँ पे बोला गया है विवेक विकास और विशाल, इनका अनुपात दे रखा है 2:1, और उसके बाद क्या दे रखा है, लेनदार, सामान्य संचय, पूंजी के अंतर्गत यहाँ पे विवेक विकास और विशाल का 30,000, 24,000, 12,000, टोटल हो गया 66,000। वैसे यहाँ पे रोकड़ दे रखा है 12,000 का देनदार, और उसमें कोई प्रावधान या संचय के नाम पे 500 कमी करके 15,500 है आउटर कॉलम पे, और यहाँ पे है स्कंद 15,000 का, फर्नीचर 19 और भवन है 38,500। इस प्रकार के सारा चिट्ठा कुछ दे दिया है, और आपको यहाँ पे बताया कि वसूली क्या क्या हुआ है। तो संपत्तियों से जैसे देनदार से 14,700 वसूल हुए हैं, स्कंद को बेच के 14,000, फर्नीचर 18,000 में बिक गया, और भवन कितने में बिक गया है 41,500। यहाँ पे आप देखोगे तो देनदार यहाँ पे कितने हैं, देनदार की बात करें तो ये देनदार 16,000 के हैं। कितने के हैं? 14,700 मिले, मतलब नुकसान हुआ है। यहाँ पे स्कंद में क्या हुआ है, 15,000 की चीज़ 14,000 नुकसान हुआ। फर्नीचर 19,000 की है और कितने में चली गई है, यहाँ पे भी नुकसान हुआ, सस्ते में गया। भवन 38,500 का है और 41,500 में गया, मतलब फायदा हुआ है कितने का, 3,000 का, ठीक है। लेनदार कितने हैं यहाँ पे, लेनदार है 24,000 के, जिसको हमने कितना दिया है, दे रहे थे 24, दिए कितने हैं 23, मतलब यहाँ पे फायदा हो रहा है। वसूली व्यय, मतलब हमने क्या करवाया, ये काम करवाने के लिए, बिकवाने के लिए, पैसा कलेक्ट करके पेमेंट करने के लिए किसी आदमी को अपॉइंट किए होंगे, तो उसका हमने कितना खर्चा दे दिया है, 1,000। हालांकि ये सारी घटनाएं एक साथ नहीं होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, पहला टास्क रहता है, स्टेप अगर हम लिखें तो पहला स्टेप रहता है चिट्ठा खाली करना है। क्या करना है, चिट्ठे को खाली करना है। कर देते हैं। तो खाली करने के लिए जो जो संपत्तियां बिक सकती है उनको कहाँ लिख देंगे, वसूली खाते में डेबिट साइड। जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है, संपत्ति को क्रेडिट करेंगे तो उसके अपोजिट में क्या लिखेंगे, वसूली खाता। तो वसूली खाता डेबिट, तो संपत्तियों को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे बेटा सारे के सारे संपत्ति इधर लिखे देंगे। कौन कौन सा, रोकड़ को नहीं लिखेंगे, और इस वाले को अभी देखो लिखेंगे लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। रोकड़ के अलावा सारी संपत्तियां जो बिक सकती है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। रोकड़ को यहाँ पे लिख देंगे। चलो रोकड़ खाता खोले। रोकड़ खाता देखो 3 प्रकार के आपको खाते खोलने हैं, वसूली खाता, सार्वजनिक पूंजी खाता और रोकड़ खाता। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके जो क्वेश्चन पेपर में बोला गया है वो क्या बोला है, आपको सिर्फ पूंजी खाता बनाना है और दूसरा क्या बनाना है, वसूली खाता। तो हम यहाँ पे रोकड़ भी बना रहे हैं ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सकें। चलो अब यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, तो हम बोलेंगे पहले ये पूरा फॉर्मेट बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि रोकड़ खाता, इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को बेचने वाले हैं, तो रोकड़ यहाँ पे चला जाएगा। तो लिखेंगे शेष लाया गया। कहाँ से लाया गया, चिट्ठे से लाया गया। कितने से है, 12,000 से, ठीक। दूसरा ये वाला काम हो गया हमारा। देनदार यहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रांसफर करते हैं तो देनदार आप पूरा लिख लेंगे ना यहाँ पे विवरण राशि करके। देनदार कितने का है बेटा, वहाँ पे ध्यान रखना 500 का ये संचय है। एक्चुअल में कोई नुकसान अभी नहीं हुआ है, हम पहले से नुकसान रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम मांगने जाएंगे तो 16,000 मांगने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे वसूली के लिए हम जब लिखेंगे खाते में तो 16,000 लिखेंगे। संचय इसके जस्ट अपोजिट है तो वो इधर लिखा जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे स्कंद, इसको लिखेंगे, स्कंद को लिखेंगे। कितना स्कंद हमारा, 15,000 है, ठीक है। अगला क्या दिखा है, फर्नीचर। तो ये सारे के सारे हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर कितने का है, 19,000 का है। और वही अगला क्या दिया है, भवन है 38,500, ठीक। अब पूंजी के अलावा और संचय, कोई भी अवितरित लाभ या कोई भी लाभ या हानि रहता है
तो उसको छोड़कर और पूंजी को छोड़कर जितनी भी देनदारियां हैं मतलब दायित्व हैं उनको क्या करने पड़ेंगे, इधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ट्रांसफर करने पे क्या एंट्री होगी, देनदार का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो लेनदार खाते को डेबिट और वसूली खाते को क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में वसूली खाते को क्या लिखेंगे, देखो इनके जितनी भी मैं पंजी प्रविष्टियां बोल रहा हूँ इसको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेनदार की बात करें तो लेनदार कितना दिया है, 24,000 का। तो जिस कीमत पे लिखा हुआ है उसी कीमत पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे बात आती है, लेनदार का काम हो गया सामान्य संचय, उसके पहले हम पूंजी वाला काम कर लेते हैं। तो पूंजी का प्रारंभिक शेष इधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड, तो शेष लाया गया लिखेंगे, शेष लाया गया कितना कितना है, 30, 24 और 12, 30,000, 24,000 और 12,000 हो गया। अब सामान्य संचय जो कि लाभ है इन्हीं साझेदारों को मिलेगा। सिंपल सी बात है, दायित्व में अगर ये क्रेडिट साइड में ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है मतलब उसी साइड में आएगा ना ये। लेकिन ये 10,000 जो है साझेदारों को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो ये अनुपात दे रखा है 2, 2, 1। तो हम क्या करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे 10,000 का, मतलब 2,000 का एक टुकड़ा, तो 2 हिस्सा करेंगे विवेक के लिए और विकास के लिए। तो 4,000 4,000 चला जाएगा किनको, विवेक और विकास को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सामान्य संचय। आप पूरा लिखना, सामान्य संचय 4,000 और इस तरह से हमने 10,000 को क्या कर दिया, बांट दिया। मेरे ख्याल से मैंने सारा पूरा काम कर लिया, लेकिन एक चीज छोड़ा हुआ भी, वो है संचय। संचय देनदार के अपोज साइड है, वो अपोजिट क्यों, क्योंकि देनदार अगर इधर लिखे हैं वो माइनस कर रहा है देनदार को, तो वो अगले साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संचय। ये एक्चुअल में कोई दायित्व तो नहीं है, ये हमने क्या कर रखे है, पहले से संपत्ति में कमी कर रखी है, ये एक्चुअल में कोई दायित्व नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी इसका एक जगह दे देंगे 500। क्लियर है। चलो अब हमारा काम है इन सारी संपत्तियों को बेचना, और बेचने पे एंट्री कहाँ पे जाएगा, इधर। क्यों, क्योंकि हमारे पास रोकड़ आएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, बेचेंगे संपत्तियों को, क्या करेंगे, विक्रय करेंगे, बेचेंगे। जो जो वसूली होगी उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा बोल देगा, इन दोनों तीनों को बता देगा, इतना इतना बिक गया, इसका नहीं बताएगा मान लीजिए। तो अगर नहीं बताया था तो मान लेंगे जिस कीमत पे वो लिखा हुआ था चिट्ठे में उसी कीमत में वो बिक गया। लेकिन कोई भी संपत्ति छूटनी ही नहीं चाहिए बिकने में, क्योंकि हम धंधे को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कितना कितने में बिक गया है, 14,700, 14,000, 18,000 और 41,500। सिंपल सी बात है, रोकड़ खाता विकलन होगा और संपत्ति खाता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे संपत्ति कहाँ चली गई है, वसूली खाता, इसलिए रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता। तो रोकड़ खाते को विकलन करना है तो इधर लिखेंगे वसूली खाता, अपोजिट का नाम लिखा जाता है वसूली। देखो ऐसे लिखेंगे ना, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता। तो यहाँ पे वसूली खाते में क्रेडिट करेंगे और रोकड़ खाते में क्या करेंगे, डेबिट। तो रोकड़ खाते में डेबिट साइड में लिख दिए, वसूली खाते में किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, रोकड़। अब ये रोकड़ खाता एक बार आपने लिख दिया, ठीक है, वसूली खाता। तो इसके बाद जो जो चीजें बिक रही उसी के हेडिंग के सब हेडिंग करके लिख देंगे। कहने का मतलब है एक बार रोकड़ खाता लिखेंगे और सारी संपत्तियों को इकट्ठे क्या कर देंगे, लाइन बाय लाइन दिखा देंगे इनर कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे देनदार स्कंद फर्नीचर और भवन, लिख देते हैं भैया। देनदार पहला है देनदार, दूसरा स्कंद फर्नीचर और भवन। क्या सारे के सारे हो गए, देनदार स्कंद फर्नीचर भवन। तो जिस जिस कीमत पे उसी को लिख देंगे 14,700 और 14,000 और 18,000, 41,500। सेम चीजों को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है, हम कैसे लिखेंगे, देनदार स्कंद फर्नीचर और भवन, फर्नीचर और भवन। अमाउंट को आप लिख लेना, ठीक है। अब इन सब का टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लो। ये हो जाएंगे 0 0, 7 5 12 का 2, 80 में गया 1 और 8 8 2 16, 17 18, 88,200 कितना हो जा रहा है,
88,200। ठीक है, यहाँ पे भी हम सारे डिटेल्स लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 88,200। समझ में आ गया, सारी संपत्तियों को भेज दिए। इसके बाद क्या होगा, पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेमेंट। स्टेप 3 क्या करेंगे, पेमेंट। तो दायित्वों का भुगतान। ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको, इस क्रम में करना करके। तो जो जो दायित्व है, दायित्व एक तो देना था किसका, लेनदार का, उतना दे देंगे। वसूली भाई ये भी देना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, देंगे। तो देंगे तो क्या होगा, रोकड़ चला जाएगा, रोकड़ क्रेडिट होगा, और वसूली खाते को क्या कर रहे होंगे, डेबिट। ठीक है ना। चलिए, तो वसूली खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे रोकड़ खाता, रोकड़। इसका कुछ नहीं होगा बेटा ना, मैंने आपको बताया था, इसका कुछ नहीं होगा, इसको बना लेना थोड़ा स्पेशल टाइप का। ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा, वो ना ही बिकेगा, ना ही उससे कोई भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता। वसूली के रोकड़ खाता लिख दिए क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, क्योंकि वसूली खाता डेबिट हो रहा है और रोकड़ खाता क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो इधर लिख देंगे क्या, वसूली खाता। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है लिखेंगे, पहला लिखेंगे लेनदार को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा व्यय, वसूली व्यय, वसूली व्यय। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 23,000 और 1,000, दोनों मिला के कितना हो गया, 24,000। वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे लेनदार और वसूली व्यय। देखो, जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रोकड़ बढ़ जाएगा, और जब जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 23,000 और ये हो गया 1,000, दोनों मिला के हो गए 24,000। क्लियर है। अब चलिए, हमारा सारा काम हो गया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब आपका फर्स्ट काम रहेगा स्टेप 4। पहले क्या करिए, शेष निकालना है, वसूली खाते का शेष। क्या निकालेंगे, वसूली का शेष। लाभ या हानि होगा, जो भी होगा लाभ या हानि, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पूंजी खाते में। क्या हो जाएगा बेटा, पूंजी खाता में। क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस करें, चलो बैलेंस करिएगा। तो इधर का अगर हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करना आप, इधर का ज़्यादा आता है मेरे को बताना। जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वसूली खाते का शेष निकालना है। फिर उसके बाद किसका शेष निकालेंगे, साझेदारों की पूंजी खाते का। ठीक है, यही काम आपको करना है। मतलब इसका जो भी लाभ या हानि निकल के जाएगा, देखो सारे के सारे संपत्तियां बिक गई, सारे के सारे दायित्व क्या हो गए, पेमेंट हो चुके हैं। तो अगर इसका भी कोई शेष बच जाता है तो वो लाभ या तो हानि होगा। अगर भारी क्रेडिट साइड रहेगा तो लाभ हो जाएगा, अगर भारी किधर रहेगा, डेबिट साइड रहेगा, तो शेष इधर दिखाएंगे, हानि हो जाएगा। तो देखते हैं किधर का भारी है। तो सबसे पहले इसको जब टोटल करेंगे तो 88 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1,12,700। और इधर कितना हो रहा है, इनको जोड़ोगे तो वही आएगा 1,15 दूनी 30, और ये 40 50 80 और 88, ये भी वही हो गया 500, 1,12,500। और ये हो रहा है 1,12,700, 1,12,700। तो दोनों तरफ 1,12,700 को लिख देंगे। अब 500 है तो यहाँ पे बैलेंसिंग कितना लिखेंगे, 200 है ना, क्योंकि 500 हो गया है तो 200 यहाँ पे क्या निकल आएगा, शेष। अब इस 200 के शेष को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। ये क्या है एक्चुअल में, क्रेडिट भारी है, फायदा है बेटा, ये क्या, ये फायदा है। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट भारी है, शेष इधर दिखा रहे हैं, मतलब क्या है, फायदा है। क्या है, फायदा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों की पूंजी खाता। ये फायदा किसके चले जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाते में। ठीक है, चले किनको किनको जाएगा, तो तीनों जने को जाएगा, विवेक, विवेक, विकास, विशाल। तो देखिए क्या होगा,
200 को 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 2 1 के अनुपात में बांटने के लिए, तो हो जाएगा 80, 80 और 40, क्योंकि 5 टुकड़ा करने पे क्या हो जाएगा, ये एक टुकड़ा होगा 40 रुपए का, है ना। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 80 80 और 4 एकम 4, 40 हो गया। अब यहाँ पे ये वसूली खाते में साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में दिखाई देगा वसूली खाता, क्रेडिट में दिखाई देगा। इनडायरेक्टली फायदा हुआ है तो क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा वसूली खाता, वसूली। अगर हानि हो जाता इधर आ जाता, ठीक है। कितना कितना है, तो ये लिख देंगे 80 रुपये, 80 रुपये और 40 रुपये। अब क्या करेंगे, टोटल करिए, टोटल करिए। इनका टोटल करना बहुत ही आसान है। एक चीज और देखेंगे, क्या अपने पास पर्याप्त पैसा है कि भी नहीं। अभी देखो कायदे थे सारे के सारे साझेदारों का देना है, सभी के सभी साझेदारों को क्या करना है, देना है। अगर आपने कहीं पे गड़बड़ी नहीं कर रखी होगी तो इनका जो भी शेष निकलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जो भी इनका टोटल रहेगा वही यहाँ पे शेष निकलेगा। मतलब अगर किसी साझेदार का क्रेडिट डेबिट में शेष दिखाई दे रहा है, मतलब उनको पेमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पेमेंट। समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऋण, किसी साझेदार को क्या कर रहे थे, ऋण खाता खोल रहे थे, पेमेंट करते थे तो क्या लिखते थे, बैंक खाता लिखते थे या रोकड़ खाता। तो वैसे यहाँ पे इन साझेदारों का जितना जितना बनेगा वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेष ले गया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली बैंक खाता या रोकड़ खाता, क्योंकि यहाँ पे बंद हो रहा है। तो जो भी अल्टीमेटली पैसा बच गया, देखो ना पैसा बचा कि नहीं बचा है, पहले से 12,000 था, 88,200 आके और जुड़ गया, तो ये हो गया 1,02,000, कितना हो जाएगा, 1,02,000 रुपये, है ना। और 1,02,000 में 24,000 कम कर दोगे तो कुछ पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब वही इन तीनों को क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो निकालते हैं, तो यहाँ पे 30,000 और 34,000, 34,000 80, ये हो जाएगा 28,080, 28,080 और ये 14,040, यही इसका शेष निकल जाएगा। तो दोनों तरफ लिख देंगे, जो भारी रहता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, और ये 28,080 और ये 14,040। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रोकड़ खाता, क्योंकि जब भी पूंजी का पेमेंट किया जाता है तो पूंजी को डेबिट करेंगे और रोकड़ को क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट। तो रोकड़ साइड में क्रेडिट साइड लिखेंगे, जब भी पेमेंट होगा तो इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों की पूंजी खाता। तो उस तीनों का नाम लिख देंगे, विवेक, विकास और विशाल। कितना कितना बनता है, तो जो भी है यहाँ पे कोई डेबिट का शेष है नहीं, मतलब बैलेंस है नहीं, जो भी टोटल है वही यहाँ पे क्या लिखेगा, उतना हमको क्या करना है, पेमेंट। ठीक है, ये हो गया 14,040। तो इन सब का टोटल करोगे तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, 34,080 और फिर है 28,080 और 14,040। इन सब का टोटल अगर आप करेंगे, सबका क्या निकालेंगे, टोटल। तो मैच करना चाहिए बेटा, लास्ट में जितना पैसा आपके पास पहले से पड़ा था, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, लेकिन जब तक आप ये बनाओगे नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने आंसर नहीं लाया है कि नहीं। तो एक बार थोड़ा सा ना चेक जरूर कर लेना, हालांकि बनाने नहीं बोला है, लेकिन रफ में आप इसको जल्दी जल्दी बना लेना। समझ में आया, चलो। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ कि ये 24,000 है और इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर तो आ गया था 1,02,000, इधर भी आ जाना चाहिए 1,02,000, तो कितना हो जाएगा, 24 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76,200 करके देख लो, आ जाएगा। 80 80 और 40 मिला के 200 हो गए, देखो ना। और 34 और 14 28 इन सबको मिला दोगे तो 8 4 8 8 16 का 6 हासिल में गया, 1 3 और 2 हो गया 7। समझ में आया, इजी था। अब ये 8 नंबर के लिए दिया है, मतलब समझ में आ रहा है, ये अपने आप में 4 नंबर के लिए ये वाला पोर्शन है और ये अपने आप में 4 नंबर के लिए ये वाला पोर्शन है। बस इतना सा बस नहीं करना है आपको, इसके साथ साथ वर्किंग नोट भी लिखना है। क्या लिखना है, वर्किंग नोट। कहाँ कहाँ के वर्किंग नोट लिखने पड़ेंगे, यहाँ के वर्किंग नोट, और एक कहाँ का वर्किंग नोट आएगा,
एक तो यहाँ पे बांटे ना अनुपात लेकर, और कहाँ पे बांटे अनुपात लेकर, और यहाँ पे बांटे संचय का। तो ये दो जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट डालने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल, क्लियर है। तो इसको वर्किंग नोट करके इसको बांटते हुए आपको दिखाना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है। और अगर ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।